तो रिफ्रैक्शन जब होता है उसमें क्या होता है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपना कुछ बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो लाइट का मीडियम जो बदलना होता है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लो लाइट रेयरर मीडियम से, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होती है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहां होता है? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम के अंदर। कहां होता है? वैक्यूम के अंदर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, 3 × 10⁸ नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। अगर मैं इसको वैल्यू के रूप में लिखना चाहूं तो मैं 3 पे 8 जीरो बैठाऊंगा। ठीक है ना, 2 4 6 8, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसी को किलोमीटर में कैसे बदलोगे? किलोमीटर, बोलिए, किलोमीटर पर सेकेंड, इसमें से डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 का, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 पर कितने जीरो? 5 जीरो, किलोमीटर पर सेकेंड। यानी वैक्यूम के अंदर 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब वैक्यूम के अंदर लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में होता है। सोचो कितना हाई स्पीड में चलता है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर सिर्फ एक सेकंड में। और सन से अर्थ पे लाइट आता है, इसमें कितना टाइम लगता है? 8.8 सेकेंड, 8.8 सेकेंड का टाइम लगता है। 8.8 मिनट 8 मिनट 18 सेकेंड या 8 सेकेंड के आसपास लगता है। ठीक है, समझ में बात? तो इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कहाँ का? सन का, अर्थ को। जब कोई लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते। जैसे ही वैक्यूम से एयर में ट्रैवल करेगा तो एयर के पार्टिकल्स उसको रोकेंगे, लाइट को क्या करेंगे? रोकेंगे। यानी कि लाइट की जो एनर्जी है वहां पे डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डेंसर मीडियम में आ रहे हैं। ठीक है ना, लाइट किसमें ट्रैवल कर रहा है? डेंसर मीडियम में। अगर वैक्यूम से आ रहा है एयर में, कहां आ रहा है? एयर में, तो और लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके बाद एयर से अगर मान लो वाटर में जा रहा है, लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। अगर वाटर से मान लेते हैं कि ग्लास में जा रहा है, मतलब कांच में जा रहा है, तो लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे डेंसर मीडियम होता जाएगा, डेंसर मतलब जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई? तो अगर मान लो वैक्यूम से अगर लाइट एयर में जा रही है तो भी इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेगी। क्यों पाथ चेंज करेगी? स्पीड गिरने के कारण। जैसे मान लो यहां पर इस जगह पे वैक्यूम है और यहां पे एयर है, यहां पे आपका वाटर है और यहां पे आपका ग्लास। ठीक है, हम लोग एक चीज करेंगे। अगर मान लो, देखिए ध्यान से, अगर मान लो लाइट यहां से आई
ठीक है, लाइट रे यहां से आई, तो यहां से आने के बाद ये सीधा जिसको इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, बोलिए, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। यही बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बेंडिंग ऑफ लाइट में, बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हुआ है? क्योंकि पार्टिकल इधर वैक्यूम था, वैक्यूम से एक डेंसर, सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा उल्टा बना दिया इसको, वैक्यूम ऑलरेडी बना चुका हूं यहाँ पे, तो मैं यहीं से लाइट लूंगा, ठीक है ना। देखो यहां से लाइट चली, यहाँ पे मान लो सोर्स है, तो यहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर एक ही मीडियम है, तो पूरी तरह से लाइट ऐसे सीधा चलेगी, एकदम सीधा, ठीक है। ये लाइट कैसे चलेगी? एकदम सीधा। उसके बाद यहाँ पे एयर आ गया। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं एयर और वैक्यूम को, तो वैक्यूम हमारा कहलाएगा रेयर मीडियम और एयर हमारा कहलाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो डेंसर मीडियम में जैसी लाइट ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। अब कम होने का देखो, मान लो अगर हम किसी चीज को थ्रो करते हैं जोर से, मान लेते हैं किसी चीज को जोर से थ्रो करते हैं, तो थ्रो करते समय देखते हैं कि थोड़ी देर तक सीधा जाता है, जब तक उसके पास प्रॉपर स्पीड होती है तब तक सीधा जाता है, जैसे स्पीड कम होती है नीचे आने लगता है। आता है कि नहीं? बोलिए। जैसे मान लो एक हम बॉल लिए और बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये बॉल सीधा जाएगा पहले तो, फिर जैसे इसकी स्पीड कम होने लगेगी कहीं जाकर गिर जाएगा। तो वही लाइट की स्पीड यहाँ पर डेंसर मीडियम में आ जाए तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये अपना पाथ, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये चला जाएगा ऐसा। क्यों? ये रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? स्पीड घटने के कारण। अपने पाथ से डेविएट हो जाना ये रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो ये वाटर है, इसके अंदर और डेविएट हो गया, ऐसे ग्लास है, इसके अंदर इस तरह से डेविएशन। कहने का मतलब यह है कि ये जो लाइट का पाथ है ये हर मीडियम के अंदर अलग अलग शो करेगा, क्योंकि जैसे मीडियम में जाता है, अगर आगे उसको मीडियम डेंसर मिलती है तो लाइट की स्पीड गिरती जाती है। लाइट की स्पीड कम होने के कारण उसका पाथ में डेविएशन ज्यादा आने लगता है। समझ में आई बात? इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। अगर मान लो ये लाइट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, लाइट किस में ट्रेवल किया है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल किया है। अब अगर मुझे ऐसा हो कि मैं लाइट को यहीं से प्रोजेक्ट करूं, मैं इस पोजीशन से लाइट को प्रोजेक्ट करूंगा, तो यहां से लाइट ऐसी जाएगी, यहां से भी लाइट ऐसी जाएगी, यहां से भी लाइट ऐसे जाएगी, यहां से भी लाइट ऐसे जाएगी, इधर से भी सेम तरह से पाथ, मतलब सेम पाथ फॉलो करेगी। कहने का मतलब यह है कि लाइट का आने का पाथ और जाने का पाथ क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू, अगर मान लेते हैं लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में सेम पाथ फॉलो करेगा। तो मैं लिख दूंगा इट फॉलोज सेम पाथ, इट फॉलोज सेम पाथ। आने का पाथ और जाने का पाथ एक ही होता है। समझ में आई बात? तो रिफ्रैक्शन का मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाना, और डेविएशन क्यों आता है? स्पीड घटने के कारण। किसके कारण? स्पीड घटने के कारण, ठीक है। आप देखो यहाँ पे
जब लाइट इधर से आ रही थी तो इसको किस तरह का मीडियम मिलता गया, रेयरर मीडियम मिलता गया। तो रेयरर में अपने स्पीड को बढ़ाता गया और स्पीड को जैसे ही बढ़ाएगा प्लेन अपने स्पीड को बढ़ाता तो टेकअप कर लेता है। ये समझिए कि प्लेन ही टेकअप कर रहा है, समझ रही बात। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन को आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमिना होता है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, हम लोग दो तरह का लेंस का स्टडी करेंगे जो क्लास 10 के सिलेबस में है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। हम लोग देखिए यहां पढ़ेंगे इमेज, देखिए रूल्स फॉर formation of image by concave and convex mirror। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना, जो इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। ठीक है, मैं एक लेंस बनाता हूं और इसी लेंस के सारे हम लोग सीखेंगे। जो कॉन्वेक्स के लिए होगा वो भी कॉन्वेक्स के लिए और कॉन्केव के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, हम लोग ये पढ़े नहीं है क्या? देखिए ये सेंटर ऑफ द लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग और ओ को बोलेंगे क्या? ओ को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जितने भी रेज पास करेंगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी। मतलब जो सेंटर ऑफ या ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास करेगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं, देखिए ना, खुद प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। बोलो, जब प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो क्या डेविएट हो रहा है क्या? नहीं। वैसे ही कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगी, देखिए यहां पे पास की, वो सीधे निकल जाएगी ऐसी, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा, मतलब नो डेविएशन, नो डेविएशन। अगर मैं एक लाइट को इस तरह से पास करा दूं, देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखती हैं तो ये भी सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है पॉइंट, तो क्या यहां पे डेविएट हो रही है? बोलो, नो डेविएशन। ठीक है, एक रूल सीख गए आप लोग कि कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो विदाउट डेविएशन वो चली जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल इसी के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, देखिए ध्यान से, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब सुनिए ध्यान से, इधर जो ये कर्व है ना, ये कर्व पाथ है ना, देखिए ऐसे, क्या ये कर्व पाथ है? बोलिए, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल का सेंटर जो होगा
तो सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, और सर्कल और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे देखिए, दोनों के बीच में बीचों बीच एक डिस्टेंस ले लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे कहा जाएगा ये फर्स्ट फोकस, और ये इसको बोल देंगे हम लोग सेकेंड फोकस। सिमिलरली इस साइड हम लोग बोल देंगे फर्स्ट फोकस F2 और सेकेंड फोकस बोलिए 2F2। सेकेंड फोकस क्या बोल देंगे? 2F2, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब सुनिए ध्यान से, ऐसा रूल कहता है कि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो लाइट रे फोकस से कट करेगी। अब देखिए ये लाइट सीधा ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही लेंस आया, लेंस ने इसको क्या कर दिया? डेविएट कर दिया, और ये कहां से कट कर दी? फर्स्ट फोकस से, F1 से, ठीक है। तो कहने का मतलब एक रूल है। तो यहाँ पर देखिए डेविएशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डेविएशन ही तो हो रहा है। लाइट को एक्चुअली में जाना कैसे चाहिए था? लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बाय लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, बट ये क्या हो रहा है? डेविएशन इसके अंदर आ गया है। तो डेविएशन कितना आया है? तो देखिए ये डेविएशन आया है, ऐसा देखिए इतना डेविएट हो गया। ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। समझ नहीं बात? लेकिन इसकी खास बात क्या है कि अगर कोई इसके सेंटर से पास करेगा तो डेविएशन नहीं होगा। अगर इसके कोई सेंटर से पास करेगा तो डेविएशन नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से पास करेगा तो डेविएशन होगा। अब एक बात बताओ, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा कैसे होगा? देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई लाइट है इस तरह से जा रही है ऐसे, इस तरह से जा रही है, देखिए लाइट से, ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखिए ध्यान से, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? पैरेलल, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये है कि ये रूल रेगुलेशन थे, इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, पहला केस में क्या व्हेन, पहला केस 1, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो केस 1, फर्स्ट केस लेंगे हम लोग। केस 1, when object is placed, when object is placed at इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? इंफिनिटी पे। तो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, आप लोग हंस रही है ज्यादा और समझ रही है ज्यादा, ठीक है। तो हंसने में ही भलाई है। ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। हम ऐसा मानेंगे कि जितने सारे रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इंफिनिटी से,
इन्फिनिटी चूंकि बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस है, हमें नहीं पता है कि रेज कहां से आ रही है, लेकिन हमें यह पता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है। तो मैं ऐसा मान लूं भाई एक रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक और रेज ले लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक और रेज ले लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक और रेज ले लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मैं यहाँ पे फर्स्ट फोकस बनाऊंगा F1 और यहाँ पर बनाऊंगा सेकेंड फोकस 2F1, F1 और 2F1। यहाँ पे बनेगा आपका F2 और यहाँ पे बनेगा 2F2। तो रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है, तो हमने अभी भी रूल में सिखाया है आपको, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो फोकस F1 से कट करेंगी। समझ में आ रहा है? तो यहां से देखिए F1 से कट कर दी, देखिए यहां पर भी F1 से कट करेगा, ये भी कट करेगा F1 से और ये भी कट करेगा F1 से। तो ये हमारा F1 पॉइंट कहलाएगा और यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है, सारे लाइट इसी पॉइंट पर मिल रही है और ये एक्चुअली में मिल रही है, इसलिए यहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिखेंगे, वो पोजीशन जहां पे इमेज बना है। तो इमेज कहां बना है? इमेज इज फॉर्म्ड at F1। इमेज इज फॉर्म्ड एट F1। इमेज कहां बनेगा? F1 पे। दूसरा, इसका नेचर बता दीजिए कैसा होगा। नेचर अच्छा एक बात है, रियल बनेगा या वर्चुअल? रियल बनेगा। तो रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? तो इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम बात करेंगे इसके साइज के। इसका साइज कैसा रहेगा? पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म। पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म। इसका इमेज कैसा रहेगा? पॉइंट साइज इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस खत्म होता है, जो कि आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, सारे बच्चे नोट कर लीजिए। दूसरा केस देखेंगे इसके अंदर। दूसरा केस में क्या है? इस बार हम लोग बस लाइट ऑलरेडी नहीं है। देखिए मैं एक कॉन्वेक्स लेंस पहले बनाऊंगा। थोड़ा पतला है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो हमको देख कर कितने लोग मिरर बनाते, लेंस बनाते। देखिए यहाँ पे आपका कितना क्या था? यहाँ पे F1 और यहाँ पे था 2F1। यहाँ पे क्या था? F2 और यहाँ पे क्या था? 2F2। ठीक है ना? इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में। व्हेन केस सेकेंड, when object is placed between infinity and 2F2। ठीक है, ध्यान से इधर ऑब्जेक्ट को कहां रखें इस बार? इन्फिनिटी और 2F2 के
बीच में। सपोज करो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, हम यहां से दो रे निकालेंगे। पहला रे हमें पता है, हम रूल से काम करेंगे। पहला रे ऐसा निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और दूसरा रे ऐसा निकालेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, तो कहां से कट करेंगे आकर के यहाँ पे फोकस है, बोलिए। और एक रे हम लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। तो देखिए यहां पे दोनों रेज आके मिलेंगी। देख रहे हैं आप, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, गलत है, क्योंकि हम रेज को सही से नहीं मिलाए। रेज सीधे जाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहां पर मिल जाएंगी ये रेज। दोनों रेज कहां मिलेंगी, F1 और F2 2F1 के बीच में। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को। देखिए यहां से एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम दो रे निकाले, चूंकि रूल हमें दो ही पता है। पहला क्या काम करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंगे जो F1 से कट करेगी, F1 पे कट करेगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर जितने सारे जाएंगे सीधे जाएंगी विदाउट डेविएशन। तो देखेंगे हम लोग ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, देखिए ये रिफ्रैक्शन की वजह से चली जाएगी और ये रिफ्रैक्शन की वजह से, और दोनों किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी जहां पे हमारा इमेज बनेगा। तो बताइए, सबसे पहले पोजीशन हम लोग बात करेंगे। पोजीशन, पोजीशन कहां रहेगा इमेज का, पोजीशन, इमेज इज फॉर्म, image is formed between F1 and 2F1। इमेज कहां बनेगा, F1 और 2F1 के बीच में। नेचर कैसा बताइए, नेचर कैसा रहेगा इसका, व्हाट इज द nature, what will be the nature of this image? The nature of this image will be real and inverted, real and inverted. And this is the first point, second point, and this is third point. Third point is about size. What will be the size of this image? Smaller than object, smaller than object। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे ही आप सीख जाओगे इमेज फॉर्मेशन, वैसे ही धड़ाधड़ क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इमेज मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इमेज फॉर्मेशन आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। और ये एक ही पैटर्न पे है सारा। अगर आपने मिरर के अंदर सीख लिया तो लेंस के अंदर तो बहुत आसान है ना। लिख लीजिए इसको जल्दी से फटाफट। उतना अगर तुम चालाक रहती तो आज हमारे जगह तुम पढ़ा रही होती हमको। देखिए एक आप लोग देखे होंगे कि एक अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, तो अनिरुद्धाचार्य का गाड़ी आ रहा था, तो दोनों लोग का मुलाकात हो गया, देखे थे ना। हाँ, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, सुन लो ध्यान से पागल। उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था
तो माता यशोदा के जब गोद में उठे तो माता यशोदा ने पहली बार उनको क्या कहा? ठीक है, पहली बार उनको क्या कहा? क्योंकि बचपन जैसे बच्चा जन्म जब होता है तो कुछ देर बाद उसका नामकरण वगैरह कुछ भी करता है, तो यशोदा ने उनका नाम पहली बार, मतलब जो भी है, कुछ लोगों का कहना है कि वासुदेव रखा था। अब यूट्यूब पे क्या कह रहा था उनको कि पाखंडी है, ढोंगी है, 5-5 गाड़ियों के साथ चलता है, ये है वो है। अब सुनो, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग चोरी डकैती करके, गुंडागर्दी करके, अपहरण करके ये लोग पॉलिटिशियन बन गए हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं। और जो वहां पे वो, अच्छी बात बताओ यार, बूढ़ी औरत जो ओल्ड एज में है बिल्कुल, वो उनको क्या दे सकती है बताओ? नहीं किसी प्रकार का वो सेवा कर सकती है, मतलब वहां पे सेवा भी किसी प्रकार का वो नहीं कर सकती है क्योंकि वो ओल्ड एज में है। वो नहीं, उनको उसके पास कुछ अर्निंग है कि कमा करके आपको देगी। वो हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट ही होगा उसके उसके अंदर। जो बूढ़ी माँ वहां पे जो सेवा करते हैं वो, तो वहां पे मतलब 300-400 ऐसी वृद्ध महिलाएं, ऐसी वृद्ध माताएं जो असहाय अवस्था में है, उनका कोई नहीं है, उनको अच्छा सुविधा दिए हुए वहां पे खाना पीना रहना सहना फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे कितने लोग खाना खाते हैं रोज फ्री में, तो वो बेकार हो गए, वो मतलब ढोंगी हो गए, ये सब हो गए। लेकिन वो लोग जो है वो बहुत अच्छे, उनको बोलते ये मत भाई साहब, इतना धर्म क्या, धार्मिक चीज, इतनी धार्मिक चीजों के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि बहुत सारा चीज किसी को नहीं पता होगा। अगर ऐसा कोई बोल दे कि भाई हम प्रकांड विद्वान है, हमें तो सब कुछ आता है, धर्म के अंदर ये संभव नहीं है, मतलब किसी के अंदर संभव नहीं है। भाई जैसे हम लोग को कोई चैलेंज करे कि आप मतलब हर कुछ साइंस में जानते हो, तो क्या मैं हर कुछ साइंस में जानता हूं? नहीं, लेकिन काम भर में जानता हूं। बात समझ आ रही है ना? उसी तरह से सब जो है अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, अपना कथा कहते हैं, अपना चीजों को स्टडी करते हैं, उसको आकर के समाज में लोगों को देते हैं, जिससे लोगों को ज्ञान बढ़ता है, उससे अच्छी आचरण सीखते हैं। ये लोग से क्या सीखता होगा भाई? अच्छी आचरण। भाई अनिरुद्धाचार्य जी टीवी पर आते हैं रोज, उनको कितने सारे रेगुलर उनका भजन सुनने के लिए वेट करते हैं कि टीवी पर कब आएंगे वो। नहीं जी, उनको कथा कहवाने के लिए अपने एरिया में लोग ले जाते हैं, इतने पैसे खर्च करके। इनको कौन बुलाता है भाई कि आओ यहाँ पे? अपने खुद जब टाइम का, इलेक्शन का टाइम होता है, ये लोग खुद बोलते हैं कार्यकर्ताओं को कि चलो हम आज यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमारे रैली में इतने लोगों को लेकर आओ। इनको तो लोग जबरदस्ती पैसा देते हैं, गाड़ी वालों को तेल डलवाते हैं गाड़ी में, तो इनको कोई देखने तक आता है। और उन लोग अगर आज भी अगर सासाराम में अगर आ जाएंगे ना, तो सासाराम में शायद रोड ब्लॉक हो जाएगा आज भी, या फिर किसी भी एरिया में चले जाएंगे तो वहां पे 1-2 लाख आदमी तुरंत जुट जाएगा। बागेश्वर बाबा आते हैं, कहा जहां भी आते हैं 10 लाख आदमी जुट जाता है तुरंत। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि तुम कार लेकर आओ, तुम बाइक लेकर आओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। ये लोग आएगा, वहां भोग करके चला जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। आएगा, कब आया और कब गया हम लोग को पता भी नहीं चलेगी। लेकिन जब वो सब संत महात्मा आते हैं भाई, वो लोग छुप छुप के रहते हैं कि हमें कोई देखे ना। अगर देखेगा तो इतने सारा क्राउड हो जाएगा जिसे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है, अच्छा चीज कभी करोगे ना आप लोग, तो आपके अंदर आपके लिए बहुत सारा दुश्मन खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बुरी चीजें करोगे तो सब 10 लोग साथ मिलकर बोलेगा करो करो, मैं हूं तुम्हारे पीछे। बात समझ आई? वैसे ही देखिए, हम वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे कम बच्चे क्या करेंगे, देखते हैं कितना व्यू है, कितने सब्सक्राइबर है, पढ़े कि ना पढ़े। लेकिन यही रील्स बना के अगर डालने लगेंगे तो बहुत सारा व्यू आने लगेगा। समझ आ रही बात? तो अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए और बुरी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये हमारा ज्ञान और अंतरात्मा, दिमाग और अंतरात्मा दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, अच्छी चीज। समझ में आई बात? देखिए, तीसरा जो है, हम लोग 2 केस पढ़ लिए ना, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? व्हेन
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f2। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखेंगे? 2f2 पे रखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंस में बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे है F1 और यहां पे है 2f1 सॉरी 2f1 और यहां पे है F2 और यहां पे है आपका 2f2। इस बार हम ऑब्जेक्ट को यहां रखे हैं। ठीक है, दो रेज निकालेंगे यहां से। पहला रेज ये इस तरह से फोकस F1 से पास करेगा और दूसरा रेज देखिए यही पे इमेज बनेगा, है ना। थोड़ा इमेज जो है टेढ़ा टेढ़ा बन गया है। इस तरह से, है ना। ऐसा आप लोग कंसीडर कर लीजिए, ये जो इमेज है वो कहां बन रहा है? 2f1 पे बन रहा है। ये लोकेशन क्या है? 2f1 और यहाँ पे है सॉरी 2f1 और यहाँ पे f1। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग देखें इमेज कहां बना है? पोजीशन कहां पे बना है? इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f1। image is formed at 2f1। image is formed at 2f1। दूसरा, इसका हम लोग नेचर की अगर बात करें, नेचर कैसा होगा? नेचर बताइए। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड inverted image is formed। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। तीसरा, इसके अंदर अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज कैसा होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके 3 और केस देखेंगे और कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पावर पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।